हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग करंट को सॉल्व करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रवि अग्रवाल। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा प्रीति सूदन। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राहुल नवीन को। व नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा वीएन गंगाधर को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो टीबी सोमनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विकास लखेड़ा को। वह भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा देप्ती उमा शंकर को। हर क्वेश्चंस को आप लोग दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दाते। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। तो जेपी नड्डा को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। और भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी को। आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन है दोस्तों, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अजय माणिकराव खानविलकर। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो गोविंद ढोलकिया को। वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। किशोर मकवाना। और भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा राजेश कुमार सिंह को। किन्हें? राजेश कुमार सिंह को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो अजय भादु हैं। नेक्स्ट, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पीके मिश्रा को। और वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको एक साथ हम लोगों ने कवर किए हैं। आगे थोड़े सा दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। आपके बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं, आप जानते हैं। सबसे पहले आपका सीजीएल लगा है दोस्तों, आप जानते हैं। उसके बाद में एमटीएस लगा हुआ है, जीडी भी आ चुकी है। रेलवे में बात की जाए दोस्तों, तो आपका आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी और ग्रुप डी। इनमें दोस्तों आपके क्वेश्चंस के ट्रेंड को, उनके लेवल को, उनके दोस्तों पूरे वेटेज को ध्यान में रखकर ये पीडीएफ रेडी किया गया है। इसमें आपका पूरा जीके और मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका दोस्तों करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। 100 रुपीज़ केवल इसकी पेड फीस रखेगी। इनमें से किसी भी एग्जाम्स को दोस्तों देने के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है।
पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। क्वेश्चन किस टॉपिक से दोस्तों? हिस्ट्री से जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध हैं, आप जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से दोस्तों निकलते हैं। मोस्ट ऑफ सीट आपके सामने 100% सब कवर किया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अब ध्यान देंगे दोस्तों, केवल 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। युद्ध कब हुए थे, किनके बीच में हुए थे और किनकी जीत हुई थी, किनकी हार हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई की बात की जाए दोस्तों, तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इस प्रकार दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ध्यान रखेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई देखेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयां हैं। तो दूसरी लड़ाई की बात की जाए तो यह 5 नवंबर 1556 को दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन करने वाले हिंदू राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें लोकप्रिय रूप से हेमू कहा जाता था, कि सेना और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दोस्तों सदाशिव राव भाऊ इनका नाम था, ये पेशवा के थे दोस्तों, मराठों के बीच में लड़ा था गया था। डॉक्टली ध्यान रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हराकर जीत लिया था। यह हार दोस्तों इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। अगला देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, हार्डेस पीस का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ द हार्डेस पीस कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में। अब मोस्ट वन नोट देखेंगे आप लोग दोस्तों, हार्डेस पीस का युद्ध को झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के पंजाब क्षेत्र, जिसे आधुनिक पंजाब पाकिस्तान में झेलम नदी हार्डेस पीस के तट पर सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों एक्सप्लेन करके हम दे दिए हैं आपको। आगे बढ़िएगा। क्या रखा गया दोस्तों क्वेश्चन बना के आपका, कलिंग का युद्ध यानी कि वार ऑफ कलिंगा कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में। मोस्ट क्वेश्चन है आपका, नोट देख लीजिए दोस्तों। यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक की विजय हुई थी। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। इसमें भारी रक्तपात हुआ था। हालांकि दोस्तों भले इसको सम्राट अशोक ने जीत लिया था, लेकिन इसमें भारी रक्तपात हुआ था, जिसको देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया था और वह दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। आगे बढ़ेंगे। तराइन का युद्ध देखिएगा दोस्तों। तराइन का भी 3 युद्ध है, आप लोग जानते होंगे। तो तराइन के प्रथम युद्ध की बात करेंगे, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। नोट देखिए दोस्तों, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया था? तो 1192 ईस्वी में। नोट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। यानी प्रथम युद्ध में दोस्तों जो जीते वो हार गए, यही आपको ध्यान रखने है इसमें। तराइन का तृतीय युद्ध देखेंगे, यानी थर्ड बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया था? तो 1215 ईस्वी में। नोट देखिए, यह युद्ध इल्तुतमिश और यल्दुज, जिसे कुबासा भी कहा था दोस्तों, के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? चंदावर का युद्ध देखेंगे दोस्तों। चंदावर का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ चंदावर कब लड़ा गया था? तो 1194 ईस्वी में। अब मोस्ट ऊपर नोट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी। खानुआ का युद्ध देखेंगे, यानी कि बैटल ऑफ खानुआ कब लड़ा गया था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। नोट देखेंगे, यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। घाघरा के युद्ध देखेंगे दोस्तों, यानी कि बैटल ऑफ घाघरा कब लड़ा गया था? तो 6 मई 1529 ईस्वी को। यह युद्ध दोस्तों बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। चौसा का युद्ध देखिए दोस्तों, यानी कि बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को। नोट देखेंगे, यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी। वो हर टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से आपके पीडीएफ में अपडेट है। आगे बढ़िएगा। कन्नौज जिसे बिलगाम का युद्ध कहा जाता है, यानी कि बैटल ऑफ कन्नौज या दोस्तों बिलगाम कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में। मोस्ट और बहुत बार पूछा गया है। नोट देखिए, यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी। हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे,
यानी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी को। नोट देखिए, यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। प्लासी का मोस्ट उम्र रहता है दोस्तों। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 को। नोट देखिए, यह युद्ध आप जानते हैं दोस्तों, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। इसमें दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से पूछा था नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका वांडीवास का युद्ध। क्या है? वांडीवास का युद्ध, यानी बैटल ऑफ वांडीवास कब लड़ा गया था? 1760 में। नोट देखिए, यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय प्राप्त हुई थी दोस्तों। ये किसके बाद में एक बचता है दोस्तों आपका बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में होता, अंग्रेजों और डचों के बीच में। इसमें अंग्रेजों की विजय प्राप्त हुई थी। आगे क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। पीडीएफ के बारे में हम आपको बता चुके हैं दोस्तों कि ऑल इन वन पीडीएफ एसएससी और रेलवे का हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा बिहार एसएससी 10+2 की जो वैकेंसी लगी हुई दोस्तों, अभी एग्जाम्स नहीं हो पाए, इनका भी पीडीएफ रेडी कर दिया गया। यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के जीके जीएस के पीडीएफ भी रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों? पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करते हैं? तो भारत एवं श्रीलंका को। ये भी आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। जल संधियां ग्रेड जो चैनल होते हैं, किनको किससे अलग करते हैं? मोस्ट बातें विशेषकर वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत उनके पड़ोसी देश से मिलते जुलते जो क्वेश्चन हो। तो मोस्ट सीट आपके सामने हम लगा दिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पूरी तरह से कलेक्शन किया गया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। अब देखिएगा, प्रमुख चैनल एवं जल संधियों के नाम है, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र के नाम है। शुरू करते हैं दोस्तों 8 डिग्री चैनल से। तो ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। नेक्स्ट 9 डिग्री चैनल की बात की जाए, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल दोस्तों ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल मोस्ट उम्र, जो कि अंडमान में एक द्वीप है लघु अंडमान, उसको दोस्तों निकोबार में एक द्वीप है कार निकोबार, इसको इससे पृथक करता है। क्लियर रखेंगे आप लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों? ग्रेट चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? तो इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि आप देख चुके हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान को कोको द्वीप से अलग करता है, जो कि म्यांमार में पड़ता है। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों? देखेंगे, क्वेश्चन रखा गया है, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों की। टॉपिक क्या है दोस्तों? ये आपका भारत एवं उनके पड़ोसी देश, ये आपका टॉपिक है दोस्तों। क्वेश्चन हम देख चुके हैं, यानी कि भारत एवं पड़ोसी देश बहुत बड़ा ब्रॉड चैप्टर है दोस्तों आपका। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं। मोस्ट ऑफ सीट दोस्तों सब कुछ कलेक्शन करके हम लगा दिए हैं। इसको आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करे? तो 5 राज्यों को। अब टॉपिक है आपका भारत एवं उनके पड़ोसी देश। एक एक पॉइंट आप लोग दोस्तों कांस्टेंट होकर देखेंगे। पहला है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 देश दोस्तों जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। आगे देखेगा, 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश देखा जाए तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। 2 जलीय सीमा वाले दोस्तों भारत के पड़ोसी देश तो श्रीलंका और मालदीव है। A to Z सब कुछ पूरी तरह से कलेक्शन कर दिया जाता है। आगे देखिएगा, एक नोट दोस्तों, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। अब चलिए इस सीट को आप लोग पूरी तरह से दोस्तों अपडेट कीजिए। देखेंगे, सबसे पहले इसमें दिया गया है दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के नाम। उसके बाद दोस्तों जितनी इनकी बाउंड्री टच होती है किलोमीटर में दिया गया है, यही पूछा ही जाता है। वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों जो कि टच करते हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, और वो नाम उनके, ये भी इसमें कलेक्शन कर लिया गया। यानी पूरा टॉपिक एक साथ हम लोग कलेक्ट करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। क्रम से लगाया गया है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान है। सबसे ज्यादा जिसकी बाउंड्री शेयर होती है सबसे पहले रख दिया गया है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य की दोस्तों सीमा सबसे ज्यादा अन्य देशों को दोस्तों दूसरे देशों या बांग्लादेश को स्पर्श करती है? तो ऐसे करके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों बांग्लादेश की बात की जाए तो दोस्तों इसके टोटल जो सीमा की लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर है। टोटल 5 राज्यों से स्पर्श करती है, वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्यों से दोस्तों सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, टोटल बाउंड्री से जो है होती है इसकी 4096.7, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा इसी के साथ बाउंड्री भारत शेयर साझा करता है। दूसरे नंबर पर आपका चीन आता है, जो भारत के साथ दोस्तों 3888 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। टोटल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से, वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख है। इसको आप रट के रखेंगे, केवल एक बार में बात बनने वाली नहीं है। पाकिस्तान की बात की जाए दोस्तों तो यह भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है 5 राज्यों के शासित प्रदेशों से, जिसमें जम्मू कश्मीर आएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख आएगा। आगे बढ़िएगा, एक क्रम से लगाया गया दोस्तों। कभी कभी इसको एलिमिनेशन और कोर्ट में मिलाने के लिए भी दिया आता है, तो हर ट्रेंड से आप लोग क्वेश्चंस को मेंशन करते रहें दोस्तों, जैसे जैसे हम आपको दोस्तों पूरी तरह से अपडेट करवा रहे हैं।
आगे बढ़िएगा, नेपाल की बात की जाए तो भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाला देश है। टोटल 5 राज्यों से उत्तराखंड आएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की बात की जाए, भारत के साथ 1643 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है। टोटल 4 राज्यों से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की बात की जाए, भारत से दोस्तों 699 किलोमीटर की बाउंड्री सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्यों से। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। अफगानिस्तान सबसे कम, इसलिए सबसे लास्ट में डाला गया है। टोटल भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा कर होती है दोस्तों। ये एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, वो लद्दाख है, ध्यान रखेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन यहाँ से कवर कीजिए ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या लगाया गया है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। अगला, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो टका है। और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद है। नेक्स्ट, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया, बांग्लादेश। नेक्स्ट, पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ था, तो चीन के मध्य में। और भारत के पड़ोसी देश चीन की भाषा क्या दोस्तों, तो मंदारिन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, नेपाल की संसद का क्या नाम है, राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, काली नदी। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, सोरा। और म्यांमार की नई राजधानी क्या है दोस्तों, तो नेपिडा। यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर रखने हैं भारत और उनके पड़ोसी देश, जो आपका दोस्तों टॉपिक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक्स की ओर। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगला टॉपिक हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर होगा ओडिशा में। क्वेश्चन कहां से आया दोस्तों, जो भारत के दोस्तों महत्वपूर्ण बंदरगाह आप जानते हैं, डॉक्टर पूछा था किस नदी या दोस्तों तट पर स्थित है, उसके बाद किस राज्य में पड़ते हैं, यानी सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों अपडेट करके ये सीट आपके सामने रखी गई है। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे, बंदरगाहों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर होगा ओडिशा में। देखिएगा, पहले बंदरगाह का नाम है, फिर स्थिति समुद्र तट या खाड़ी जहां पे स्थित है, और वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। मुंबई सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों, एक बंदरगाह जो कि अरब सागर में स्थित है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कोचीन बंदरगाह दोस्तों ये अरब सागर में पड़ता है, जो कि केरल में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में है, तमिलनाडु में पड़ता है। आगे बढ़िएगा आपको लोग, अगला क्या है दोस्तों हमारा, नेहावा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उड़ीसा में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तूतीकोरन बंदरगाह भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और कांडला बंदरगाह जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में पड़ता है। आगे बढ़िएगा, हल्दिया बंदरगाह मोस्ट हुगली नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कोलकाता पश्चिम बंगाल में ये है। मरमागांव या मुरमुगांव ये अरब सागर में है, गोवा में पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। सब कुछ पूरी तरह से आपको अपडेट रखने हैं। यहाँ से लास्ट आपका क्वेश्चन क्या दोस्तों पॉइंट, एन्नौर बंदरगाह जो कि बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में पड़ता है। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है। क्वेश्चन क्या रखा गया है दोस्तों, माओरी जनजात। क्वेश्चन है, माओरी जनजात का निवास क्षेत्र किस देश में, तो न्यूजीलैंड में। सुपर क्वेश्चन, सुपर टॉपिक, यानी कि जो जनजातियों से रिलेटेड है दोस्तों, इनके क्षेत्र, देश या महाद्वीप जैसे भी पूछा था, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आपको कवर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या आपका, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में, तो न्यूजीलैंड में। देखिएगा, जनजातियों के नाम एक तरफ है, संबंधित देश या क्षेत्र एक तरफ दिया गया है। एस्किमो मोस्ट मार्ट जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा में पाए जाते हैं। खिरगिज जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में पाई जाती है। बोरो जनजाति ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मीज जनजाति एक कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बढ़िएगा, माओरी जो आपका क्वेश्चन बन के आया था दोस्तों, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जुलू जनजाति नेपाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग जनजाति मलेशिया थाईलैंड में पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। युकाधिर साइबेरियाई क्षेत्रों में। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका मोस्ट वन। और बद्दू ये अरब निवासी हैं। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से अपडेट रखने। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। टॉपिक क्या दोस्तों हमारा देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन लगाया गया है, फरक्का परियोजना। क्वेश्चन रखा गया, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है, तो गंगा नदी पर। क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों, जो महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं, बहुत देशीय दोस्तों परियोजनाएं आप जानते हैं। मोस्ट ऑफ टॉपिक से आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, इसमें दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी मेंशन किया गया जहाँ पे स्थित है। साथ में दोस्तों किस नदी या नदियों के संगम पर ये संचालित है, यानी सब कुछ पूरी तरह से कवर है। चलिए इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन था हमारा,
फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो गंगा नदी पर। अब देखिएगा, एक तरफ नदी घाटियों बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम है, दूसरी तरफ राज्यों के शासित प्रदेश जहाँ पे स्थित है, किस नदी या नदियों के संगम पर यह संचालित है। सबसे पहले भीमा परियोजना की बात की जाए, महाराष्ट्र में पड़ता है, पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा में पड़ता है, महानदी पर संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी पर संचालित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा, जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों झारखंड में है, दामोदर नदी पर। इडुक्की परियोजना केरल में है, पेरियार नदी पर। भाखड़ा नांगल बादी परियोजना पंजाब में है, सतलज नदी पर। सोन परियोजना बिहार में है, सोन नदी पर। काकरापार परियोजना गुजरात सूरत में पड़ता है, ताप्ती नदी पर है। आगे बढ़िएगा, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर। चंबल चंबल कई साथ में आए, यानी कि दोस्तों जो समतुल होते हैं उनको हम एक साथ सेट करने का प्रयास करते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। अगला है आपका माता टीला बांध परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, बेतवा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में तुंगभद्रा नदी पर। थीन बात दोस्तों पंजाब में है, रावी नदी पर। सलाल पनबिजली परियोजना जम्मू और कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। यहाँ तक आपको इसको पूरी तरह से कवर रखने है। अगला टॉपिक आपके सामने है। क्वेश्चन क्या लगाया गया दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में। जो महत्वपूर्ण दोस्तों आपका टॉपिक क्या है, भारत में जो महत्वपूर्ण दोस्तों यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ था, ये कब स्टेब्लिश हुए थे? इनसे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठ सकते हैं, सीट आपके सामने, आप अच्छे से दोस्तों इसको कवर रखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। टॉपिक हमारा भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। पहले कंपनी का नाम है, फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले बात करें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 1498 में स्टेब्लिश हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्टेब्लिश हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्टेब्लिश हुई थी। आगे बढ़िएगा आप लोग। अगला क्या है दोस्तों, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1616 में स्टेब्लिश हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्टेब्लिश हुई थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1731 में स्टेब्लिश हुई थी। इतना आपको डाकली ध्यान रखें। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, उनको हम दोस्तों कवर किए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? कोचीन में। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? सूरत में। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? पसुलीपट्ट। इतना आप क्लियर रखेंगे दोस्तों, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमाए जाएं आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से हम क्वेश्चंस को मेंशन करते हैं। अगला देखिएगा, वास्को डी गामा, डेट जरूर ध्यान रखेंगे। 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई कब और किनके बीच में हुई थी? हम लोग दोस्तों कवर कर चुके हैं, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में। ये आपका छोटा था बेदरा का युद्ध, यानी कि बेदरा का युद्ध कब और किनके बीच में होता? तो 1759 में होता, अंग्रेजों और डचों के बीच में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा दोस्तों, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। अब आप जानेंगे कौन सी टॉपिक है दोस्तों आपका, भारत के मुख्य जो पदाधिकारियों से संबंधित जो उम्र संबंधित तथ्य। आप जानते हैं राज्यसभा सदस्य बनने, लोकसभा सदस्य न्यूनतम आयु सीमा पूछी जाती है। तो सीट आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट है सब पूरी तरह से कवर है, आप इसको एक बार दोस्तों देख लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष। टॉपिक है आपका भारत के मुख्य पदाधिकारी से संबंधित उम्र संबंधित दोस्तों तथ्य। अब ये आप सीट आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ पदाधिकारियों के नाम देंगे, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु सीमा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ देखेंगे, दोनों बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी 25 वर्ष है, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है, विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है, विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष है, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। 2 पॉइंट और हैं, इसी के साथ ये भी आप कवर कर लीजिए। क्या क्या है दोस्तों, मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। सब कुछ आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर है। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों, जनरल साइंस का जो हमारा बायो का टॉपिक है, चिकित्सा संबंधी खोज। बहुत सारी सीटें दोस्तों आपके फिजिक्स से भी, यंत्रों से भी संबंधित सारी चीजें आपकी पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन कर दी गई हैं। चलिए इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। आपका टॉपिक है दोस्तों प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। जो आपका दोस्तों बायो का टॉपिक है चिकित्सा संबंधी खोज से। एक तरफ खोज एवं आविष्कार के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ खोजकर्ता एवं आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रक्त परिवहन या रक्त संचरण, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। इंसुलिन का टीका की खोज बेटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने।
अगला हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग, हैजे का टीका जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। बेरी चिकित्सा की खोज आइजक मेन ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवियन हाक ने की थी। आगे बढ़िएगा, पेनिसिलिन की खोज डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। आगे बढ़िएगा क्या दोस्तों, होम्योपैथी के जनक हनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन ए की खोज मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज केवल मैककोलन ने की थी। विटामिन सी की खोज एफ होल्स ने की थी। विटामिन डी की खोज मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबिन ने की थी। पोलियो टीका की खोज इजानी साल्क ने की थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सेल्मन तथा वॉक्समैन ने की थी। विषाणु की खोज इवोनस्की ने की थी। टेरामाइसिन की खोज फिनले ने की थी। किसने? फिनले ने। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका, बीसीजी का टीका जिसकी खोज ग्यूरिन कालमेट ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने की थी। कैंसर के जीन की खोज रिवर्ट दोस्तों बिनवर्ग ने की थी। और ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिलेहल ने की थी। यहाँ से इतना आप लोगों को पूरी तरह से कवर रखने। पीडीएफ का व्हाट्सएप नंबर है। चलेंगे अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों? स्टैटिक जीके से आया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, चाहे वो हिस्ट्री का टॉपिक हो, पॉलिटी का हो, जियोग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स या मिससेलेनियस यानी विविध के चैप्टर्स का हो, उनके जो मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन प्रश्नों का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला है, विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, बाराबती स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। नेक्स्ट, एफडीआई का पूर्ण नाम पूछना है दोस्तों, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, डल झील कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। अगला है, भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रन ऑफ कच्छ कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाता है। कब? 31 अक्टूबर को। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? नवपाषाण युग में। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। अगला है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो जौ का। और आज भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति थे। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहा की। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली बिहार में। तीनों ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखें, कुंडग्राम, वैशाली और बिहार। नेक्स्ट, स्यादवाद के किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? मोस्ट नंबर जैन धर्म का है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पाटलिपुत्र में। इन सब चीजों की दोस्तों टॉपिक्स की हम आपको सीट दे चुके हैं पूरी तरह से। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या आपका, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए से? प्राकृत भाषा। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट, मौर्य काल में बिस्टी किसे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? सातवाहन। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आता? चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री होइनसांग किसके शासन काल में भारत आता? तो ये हर्षवर्धन की। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो चोलों की। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? तो मीर खुसरो को। आगे बढ़िएगा, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर तथा बुक्का ने। डाकली पूछा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। ध्यान रखेंगे। अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था? 1582 में। डाकली पूछा सकता है कि दीन इलाही का परिवर्तन किसने किया था? तो अकबर ने किया था। इसलिए क्वेश्चन को हम ऐसे मेंशन करके डालते हैं और आपको रिवीजन के लिए बताते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो बुध एवं शुक्र है। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर।
पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पटियां। करस्ट रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। नेक्स्ट, ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? वर्षा स्तरी से। ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादन है? तो कॉफी का है। किसका? कॉफी का। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या लगा है दोस्तों? विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो थाईलैंड है, और विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश तो भारत है। नेक्स्ट, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है समुद्र से अधिक दूरी। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, मुंडा कहाँ की जनजाति है? झारखंड की। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है विकासशील राष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात बंद। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन व उत्खनन। पांचों चीजें ध्यान रखें। योजना की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, जो हमारा क्वेश्चन था। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी? योजना आयोग की। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार के। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय से। योजना पत्रिका आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़िएगा। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाता है? 27 जून को। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाता है? 29 अगस्त को। और विश्व जनसंख्या दिवस की स्थिति को मनाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। हम लोग बात कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। रॉफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। और घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।